नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे राजी सेठ जी की कहानी। यह कहानी नहीं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए यह कहानी नहीं। कमरे में पसरी ठिठुरन से घबराई कि बाहर टहलाई। कोने में गुलदाउदी के 2 नए गमले, 3 भरावदार मोटे फूल जैसे गर्दन उठाकर मेरा मुंह ताक रहे हों। कल रात तक तो गमले यहाँ नहीं थे, मुझे ठीक याद है। कहाँ से आए होंगे रातों रात? समझते देर नहीं लगी तो यह आंटी हैं, अब इस तरह उपस्थित, कोंचती हुई, अपनी मांग को जताती हुई। अपनी बात को कहने का यह भी एक ढंग है। लगा किसी ने अधबीच टोक दिया है। कमरे में लौट आई। भीतर दीवारों से ठिठुरन चू रही है, पोर पोर में दाखिल हो रही है। पश्चिम के मुखड़े का मकान न खुद गरमाता है न दूसरों को गरमाइश देता है। छत एक आसरा है, पर छत पर बैठने का मतलब है अपनी एकाग्रता में कितने अनेकानेक का प्रवेश। आज कहानी खत्म कर डालने की ठानी थी। कब से टप टप टपका करती है भीतर। पकड़ी न गई तो बिखर जाएगी या पककर ठोस हो जाएगी। तब फिर हुआ अनहुआ नहीं हो पाएगा। अनहुआ किए बिना कैसे कोई अनुभव हाथ लग सकता है रचना के? अंदर भी चित्त नहीं लगा। बिथुरी बिथुरी सी मानसिकता। आंखें बंद की और आराम कुर्सी पर पसर गई। ऐसे शैथिल्य का सर्वांग स्वीकार, काम के अतिरिक्त दूसरी इच्छित मुद्रा। आंखें बंद क्या की कि घर के नीचे के हिस्से की खटपट सुनाई देने लगी। इस समय आंटी शायद बर्तन मांज रही हैं, फिर झाड़ू लगाएंगी, धूल झाड़ेंगी, नहाएंगी। पूजा में अब वह नहीं बैठती। वह जरूरत उन्होंने कब से हथेलियों में मसल कर फेंक दी। निवृत्त हुई नहीं कि ऊपर आने का उपक्रम करेंगी। आज तो बहाना भी है। कैसी लगी गुलदाउदी? बरसाती में पिछले 2.5 साल से रहती किसी किराएदार को कभी गुलदाउदी दी जाए, कभी केसरी चावल, कभी पका पकाया भोजन, तो अनचाहे भी एक भाषा निर्मित होती जाती है जो मुझे नहीं सुहाती। व्यवहार का उल्लंघन दुखदाई होने लगा है क्योंकि मांग करने लगा है। मैं आंटी को समझ नहीं पाती कि मेरे संसार में आदेशों के लिए कोई जगह नहीं है। दुर्घटनाएं जीवन में घटती हैं, गूंगा बहरा तक कर दे सकती हैं, पर जरूरी नहीं रचना की पकड़ में आ ही जाएं। उनका अपना तर्क और तापमान है। आंटी के लिए यह एक अकल्पनीय बात है। उनके हिसाब से तो लेखक होने का अर्थ है कभी भी लिखने बैठ सकना। विषय सामने हो तो पिल पड़ना, विषय दारुण हो तो लहूलुहान भाषा को जुटाने का दम रखना। अमरता पाने वालों की श्रेणी में लेखक का बड़ा नाम है। नीचे बाथरूम का दरवाजा बजा। लगा आंटी नहाकर आ चुकी हैं। एक सनसनाहट सी पैरों में दौड़ गई। एक तीखा क्षोभ कि कैसे कोई मेरे एकांत में भी इस तरह जमकर बैठ गया है। बांट गया है मुझे वहां जहां सब कुछ अखंड एकाग्र चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं सधता। जल्दी से एक चलताऊ सी साड़ी पहनी, शॉल ओढ़ा और घर से बाहर जाने को तत्पर हुई। पर इस समय कहाँ? क्यों न त्रिवेणी में। जगदीश स्वामीनाथन की प्रदर्शनी कब से चल रही है। प्रदर्शनी में चित्त नहीं लगा, मन में जगह नहीं थी। पहले से भीतर कुछ सांस ले रहा था, उसे पृष्ठों पर छोड़कर आना था। इस सांस का सुनाई देना बंद हुआ तो मन बंजर हो जाएगा, कलम को नहीं धकेल पाएगा और यह स्थिति किस रचनाकार को स्वीकार होगी। चित्र देखती रही, मात्र देखना, रंगों की पिघलन को जादू की दृष्टि से सहलाना, रंगों की भाषा में उतरने से इनकार करना। अपनी ऊर्जा को घर लौटाकर ले जाना जरूरी है। उसके बाद सब कुछ आसान हो गया। श्री धरानी कैफे में एक कप चाय, भास्कर से चलताऊ सी भेंट, सामने दिखाई देती भाव नृत्य की रिहर्सल और वापसी। दुबके से घर के भीतर हो लेने का इरादा था,
जानती थी लैच खुलने की आवाज़ एक बुलावा है, पर घर के गेट पर ही अंकल मिल गए। एक नन्हा सा स्मित और संक्षिप्त सा न्योता, आओ बैठो ना थोड़ी देर। ना नहीं कह सकी, उनके साथ ही घर में दाखिल हुई। उनकी उपस्थिति के चलते एक निरापद उष्णता, जाड़े के बावजूद अंकल का माथा कितना पसीजता सा, शांत मुद्रा, आंखें अपने आकार से आधी सिकुड़ी हुई। वह किसी जमीन का सौदा करके आए थे। उन्हें आया देखकर आंटी ने उठने का उपक्रम किया तो उन्होंने टोक दिया, बैठी रहो, मैं खुद ही ले लूंगा जो मुझे लेना होगा। वह फिसफिसा गईं, खुद ही लेना होगा? कौन यहाँ बैठा है हमारी सेवा करने वाला? आगे चलते अंकल अचानक ठिठक गए। शरीर को घुमाए बिना ही मुंह घुमाकर बोले, यह भी तो अपने ही मन का भ्रम है, बनी हुई बातें हैं। असलियत तो यह है कि माँ बाप की सारी उम्र बच्चों की सेवा करते गुजरती है। जब बड़े हो जाते हैं तो अपने काम काज पर चल देते हैं। कौन घुटनों से लगकर बैठे रहते हैं कि सेवा का रोना रोया जाए। सुनकर मैं दहल गई। अंकल ने किसको समझाया था? अपने को या आंटी को ढाढ़स का झुंझुना थमाया था? कितनी कच्ची भुरभुरी जमीन वह उनको दे रहे थे, चाहे तो उस पर पैर रखकर खड़ी हो लें, जीने के लिए एक दार्शनिक जैसे दिलासे का इस्तेमाल कर लें। अंकल की बात आंटी को चुभी थी। खुद आहत हुई तो चोट की। असल में बच्चों के जाने से तुम्हारा दिमाग फिर गया है, उल जलूल बकते रहते हो। बच्चों के नौकरी पर जाने और दुनिया से जाने में क्या कोई फर्क नहीं है? अंकल ने उत्तर नहीं दिया। मेरी ओर मुड़कर कहा, क्या लिख रही हो आजकल? पिछला जो चल रहा था खत्म हो गया क्या? पिछला या अगला जो कुछ भी था, अंकल को कहाँ पता था? उन्होंने बात के लिए बात छेड़ी थी, पटरी बदल देनी चाहिए थी। इसका पिछला तो कभी खत्म ही नहीं होता, आगे का क्या शुरू होगा? उत्तर आंटी ने दिया था, आवाज में निचुड़ती तीखी कड़वाहट। यह कड़वाहट कहाँ से आई? व्यवहार में तो बिल्कुल उल्टा था। आंटी जरूरत से ज्यादा आत्मीयता से पेश आती थी, जैसे मुझे सहेज कर रखना जरूरी हो उनके परिवार की त्रासदियों की गवाह इतिहासकार को। लिखना पढ़ना अपनी अंदरूनी तर्ज पर चलता है। अंकल ने छोटी सी दलील दी। आंटी ने नहीं सुनी। पल्लू नाक पर रखकर फिसकते बोली, मैं जानती हूं कोई मेरा पक्ष लेने वाला नहीं। किसी और पर ऐसी गुजरी होती तो जानती। अंकल सकपका गए। गिलास में पानी उड़ेलकर आंटी के सिरहाने खड़े हो गए। लो पियो, मुंह धोकर आओ। चाय बनाते हैं फिर पीते हैं सब। मैं बनाती हूं। मैंने मुक्ति दी या ली? चाय बनाते मन में एक ही भुनभुनाहट कि क्या आंटी पर ही ऐसी गुजरी है, या उनके पास स्त्री होने की खंडनीयता का एक युगों पुराना लबादा है। चाय पान ऐसा जैसा अधोलोक में बैठे किसी औपचारिकता का समापन। खनखनाहट, बर्तनों की अदला बदली। चाय की रस्म ने बोझ को नहीं धकेला। वातावरण को चहकाऊं दायित्व तो मुझ पर आता था, पर मुझसे भी नहीं सधा। अंकल ने फिर लिखने पढ़ने की कोई बात नहीं की। चलते समय मैं किराए के पैसे देने को तत्पर हुई, पर अंकल ने नहीं लिए। रखो अभी फिर ले लूंगा। ले लीजिए, पिछले महीने के भी बाकी हैं। मुझे साथ साथ देने में सुविधा होती है। तुम कहीं भागी तो नहीं जा रही? हो जाएगा। अंकल की मुद्रा में कुछ ऐसा था कि आग्रह किया नहीं जा सकता था। 2.5 साल आंटी के मकान की बरसाती में सुखद आवास, पिछले मकान की तरह नहीं कि गंधाती शंकाएं रास्ता काटती रहें। क्यों अखिल, असद और सौरभ जैसे गैर परिवारी लौंडे यहाँ आते जाते हैं? क्यों ज्योति अपना घर रहते हुए भी यहाँ सो जाती है? क्यों दिन की बजाय रातों को जागने का चलन है? क्यों महरी को आधे दिन लौटा दिया जाता है, झाड़ने बुहारने की इजाजत नहीं मिलती? यहाँ आंटी को सब कुछ स्वीकार रहा। मेरी उखड़ी पुखड़ी दिनचर्या, निजता के नियम, अपरिभाषित रागबंध। आंटी हर स्थिति में भागीदारी की तुला पर तुल आना चाहती रहीं, चाहे चेष्टा फूहड़ ही क्यों न हो। अच्छा लगता था उनका उत्साह, उम्र की चौखट लांघ कर फुलफुलाना,
जिंदगी को हथेलियों में भरे रहने के ओझ से खिलखिलाना। यह परिदृश्य एकाएक बदल गया था। लोगों की भाषा में कहूं तो भाग्य का लिखा घट गया था। ऐसा कुछ कहाँ लिखा होता है मैं नहीं जानती, पर सामने थी एक कुरूप अकाट वास्तविकता। शाम का झुटपुटा, सड़क पर दौड़ती एक मारुति, मारुति में सवार आंटी का परिवार, बेटा बहू पोता पोती। दाईं ओर से आकर मोड़ लेते सलाखों से भरे एक ट्रक से टक्कर। सलाखें मारुति के पेट में अंदर धंसती चली गई थीं। जहां लोहा छेदा जा सकता हो वहां कच्चे कोमल इंसान। चिताएं तो 2 दिन में ही ठंडी हो गई थीं, पर मृत्यु की गंध इतनी परिव्याप्त, इतनी टिकाऊ, आतंककारी। अनुपस्थिति की स्थूलता इतनी महीन, विप्लवकारी। अंदर जितने भी बांध थे सब खुल गए थे। घर के नीचे के हिस्से में चहकती दिनचर्याएं ठप हो गई थीं। बच रहे सन्नाटों और जरूरतों के बीच ठहरे हुए समय के सांवले भुतैले खेब। आंटी औसन्न बैठी रहती, पता नहीं किस किस की राह देखती। मैं पहुंच जाती तो मेरे बैठने को किसी न किसी कारण लंबाए रहती। वहां बैठे रहने का अर्थ था घायल होना, अपने को भीतर तक दे देना। उतना दिए बिना तो किसी के घाव पर फाहा तक नहीं लगता। फिर किसी एक दिन कई श्रेणियों वाले हिमालय जैसे दुख के नीचे पिचकती बचती आंटी कुछ होश में आई तो अचानक ही मेरे कमरे में टहल आईं। उनकी मुद्रा में एक तड़फड़ाती क्षिप्रता। जल्दी जल्दी पलक झपकाते वह खुद ही दूसरी कुर्सी खींचकर मेरे निकट दुबक कर बैठ गई थी। सुनो, तुमसे एक बात कहनी थी। जब से ध्यान में आई मन में चैन सी पड़ गई। फिर जो कुछ भी उन्होंने कहा था कितनी अजीब तरह से मार्मिक लगा था। कहते कहते उनका चेहरा थरथरा जाता रहा, जैसे जान ही न पा रही हूं कि हंसें या रोएं। चाह रही थी आंटी मुझसे एक कलम खोर से, अब आगे जब भी मैं कुछ लिखूं उनके बच्चों के बारे में लिखूं। ऐसी दारुणता के नीचे पिस जाने वालों को शब्दों का अर्थ देकर आभूषित करूं। जिंदगी के न्याय ने तो उन अभागों को कुछ नहीं दिया, तुम ही कुछ करो। तुम्हें भी क्या पूरी पूरी रात उनकी चीखें सुनाई नहीं देती? उनका चेहरा मटमैला होने लगा था, एक अवरुद्ध सांस जितनी छोटी सी घिग्गी। उन्होंने पूरा मुंह खोलकर ढेर सारी हवा भीतर भरी थी। जानती हूं तुम भी इतनी हृदयहीन नहीं हो। दुनिया जहान की झूठी सच्ची बातें लिखती रहती हो, इतना भी नहीं करोगी। कराहती सी उत्तेजना से उन्होंने मेरे हाथ थाम लिए थे। मेरे हाथ कांपे थे पर बोल नहीं फूटे थे। उनके हाथों को मैंने अपनी हथेलियों में पूरा भर लिया था। वह छलछला आई थी। अपनी आंखें उन्होंने मुझ पर गाड़ दी थी। आंखें क्या थी, कीचड़ के नन्हे नन्हे कूप। वह उठते उठते बोली, सोचो जरा, यह जहां तुम रह रही हो यह सब कुछ भी तो उन्हीं का था। तुम पर भी तो उनका कुछ ऋण है। मैं हिल गई थी। मन प्राण को आसरा दे सके ऐसे शब्दों को मैं टटोलती रह गई थी। अंततः मैंने अपनी देह से काम लिया था, उन्हें अपने साथ सटा लिया था। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। ऐसा कुछ कहना मेरे कंधे से सटे सटे उन्होंने जरूर सुना होगा। सब सुन लिया था, कुछ भी असंभव नहीं लगा था। कितनी छोटी सी मांग, अपने ही कर्म का विस्तार, अक्षरों वाक्यों का समायोजन, केंद्र में एक धमाकेदार घटना। केंद्र के बाहर इतनी बड़ी परिधि, जीवन से मृत्यु तक, नियति से नियामक तक। परिधि पर पसरे झीने मोटे दुख, हताशाएं, रीता भविष्य। पीढ़ियों से इस तरह अधबीज कुतर दिए गए रिश्ते, एक अधेड़ दंपति, एक आवृत आदमी, एक संतप्त स्त्री किसी अनजाने से शब्दों की भीख मांगती हुई। सब कुछ बना बनाया, पारदर्शी, साफ। मन में नन्ही सी सांत्वना भी। आंटी उबर रही हैं, तभी ना कुछ मांग रही हैं। सोच रही हैं अपने से बाहर, मेरे बारे में, कथा के बारे में, अमरता को लेकर। लिख जाने से शायद उन्हें लगेगा कि कहीं कुछ बच गया है। उनके जीवन की दारुणता इतिहास की दीवार पर दर्ज हो गई है। जैसे जेल की पथरीली दीवारों पर कैदियों की चीकट हथेलियों
और नाखूनों की व्यग्र खरोंचों के निशान छूट जाते हैं। इतिहास में दर्ज होने से किसी संतप्त को चैन पड़ती हो तो जरूर पड़े, मेरे माध्यम से पड़ती हो तो मेरा अहोभाग्य। एक उत्तानता मेरे अंतर्मन को चहका गई। आगे फिर उठते और बैठते हर नए दिन एक संकल्प, अक्षर संरचना का एक नया खेप, स्मरणों की उसी सुरंग के भीतर से अकेले चल निकलने की रचनात्मक तैयारी। अपने पर उछाले जाते कितने ही प्रश्न। कौन सा स्थल होगा जो आंटी की अपेक्षाओं का उत्तर बन सकता होगा? पीड़ा का कौन सा मुख उन्हें अधिक सांत्वनीय लगेगा? आंटी अपने दुख की चरण चरण प्रतिध्वनियां सुनना चाहती होंगी। कौन सा बिंदु ढूंढना होगा जो उनके मन के निकटतम होगा? दुर्घटना, आघात, पीड़ा, प्रभाव, निरंतरता की उखड़ी चूलें, भविष्य, आवाक अकेलापन। कौन सा रूपबंध जो दारुणता को उभार कर ला सकता होगा और उनके मर्म को आत्मीय लगेगा? शब्द नहीं बोलते, उत्तर भी नहीं जागते, कोई कौंध जड़ता को चीरती छितराती नहीं आती। मैं तरह तरह से चेष्टा करती हूँ। व्यथा कथा को कभी दुर्घटना के दुर्वह धमाके से शुरू करती हूँ, कभी आधी रात में सुनाई देती किसी स्त्री की चीखों से, कभी किसी अजनबी द्वारा पीटे जाते सदर दरवाजे के कोलाहल से। बार बार सारे दृश्य को अपने पर घटाकर देखती हूँ, पर कुछ नहीं बनता। कभी कुछ बन भी जाता है तो आंटी की आंख से देखते उसे निरस्त कर दिया जाता है। मैं अपने को फिर प्रश्नाहत करती हूँ, क्या ऐसा है कि मैं स्थिति को नहीं लिखती, आंटी की अपेक्षा को संबोधित करती हूँ। ढूंढती हूँ करुण दर्दीले सोख्ता से शब्द कि लगे आंटी के सिर पर संसार की सबसे बड़ी चट्टान आन गिरी है, और चट्टान के नाम पर चट्टान तो एक ही है मेरे हाथ में, नश्वरता, मरने का, मिटने का पिटा पिटाया नियम। वही एक तर्क, जो जन्मा है वह मरेगा ही। यह सच अटल है, परिचित, प्रकृति की दिनचर्या जैसा साधारण। तो क्या रचना किसी असाधारण की खोज है? असाधारण ही चाहिए तो वह भी सामने परोसा रखा है। ऐसा कुछ हुआ कि पल भर में सृष्टि का क्रम ही उलट गया। जो कच्चे थे, कोमल थे, ताजा तर थे, झर गए। जो पके हैं, प्रौढ़ हैं, अग्रज हैं, बचे रह गए। माँ बाप के कंधों पर बच्चों की अर्थियां, बाद की पीढ़ी पहली पर लदी हुई। आंटी के विलाप के चिथड़े कानों की लवों को फटकारने लगते हैं। दालान, चार कतारबद्ध लाशें, हुकें, चीखें, पछाड़ खाती आंटी के प्रलाप में दोहराया जाता वही एक अश्मित हिस्सा। यह कहाँ का न्याय है बचवा? अब हम यह भी करें, अग्नि दें, तुम सबको फूंक कर आए। जो कुछ तुम लोगों को करना था वह तुम हमसे करवा रहे हो। फिर वही संपुट में भरा जाता मृतक बेटे का मुख, छाती छीलते दो हत्थड़ मूर्छाएं, एक विकराल असांत्वनीय अनंतता। अर्थियां उठने से पहले अंकल ने आंटी को डबल सेडेटिव देकर अंदर कमरे में भेज देने का यत्न किया था। किसी सयाने ने टोका था, यह ठीक नहीं, देख लेने दो, बाद में पछताएंगी। पछताने को सारी उम्र पड़ी है, अंकल ने छोटा निर्भाव सा उत्तर दिया था। माथे के बीचों बीच इकट्ठी होती दोनों भवें, चेहरे पर चट्टानी स्थिरता, गुंगुआती कोमलता से उन्होंने चारों बच्चों के मुंह ढके थे, फिर खड़े हो गए थे। आकाश की ओर देखते हथेलियां फैलाई थी, अंगुलियों को ऊपर को मोड़ा था जैसे वजू करते हैं। वापस मांग रहे हो? वह भी तुम? जाओ, ले जाओ। अपने होठ उन्होंने भींचे और अर्थी उठाने झुके। मैं थर्रा गई। मन ऐसा जैसे कबूतर के अभी अभी जन्मे बच्चे को किसी ने पत्थर से कूच दिया हो। अंत्येष्टि के हर सोपान से गुजरते अंकल को देखकर लगा, रचना की क्या बिसात कि जीने के दर्दों को समेट पाए समूचा, झेल ले, छरित करे। वह तो खुद ही दर्द के बयान के लिए जीवन की मोहताज है। जीवन पर रची गई अक्षरों की एक इबारत, मारने और सहलाने के ढंग तो जीवन के अपने ईजाद किए हुए हैं। समय से उसकी गहरी साठ गांठ है, वहीं कहीं मरहमे आलेप की तैयारी भी है।
ऐसा न होता तो इन 10 महीनों में आंटी का दर्द अमृत की इच्छा तक आने की यात्रा कैसे तय करता। मुझे लगता है रचना को आत्ममुग्धता से बरी हो जाना चाहिए। रचना का अर्थ हुआ एक मुख विहीन लाचारी, अंधेरे में इंतजार, शब्द टटोलते गूंगे दर्द के हाथ, रोशनी की कतरन के लिए असफल तप, हर बार नई लड़ाई के लिए धीरज की मांग। इस दलदल में आंटी कहाँ अटेंगी। मैं व्यर्थ उनके पहले से दारुण दुख को और अधिक दारुण और विरूपित करने के रास्ते ढूंढ रही हूं। लिखते लगता है पैरों में कीचड़ हुई जा रही है। जीवन को ठेलने वाले पैर कीच में छप छप करते हैं, आगे नहीं बढ़ते। आगे के दिन एक असुविधाजनक स्थिति। आंटी से एकाएक ही रिश्ता बदल गया था। यह नहीं कि आएं बुलाएं दुखड़ा रोएं और हल्की होकर चली जाएं। वह मुझे समय देने लग गई थी, मेरे निकट अपनी उपस्थिति को प्रतिबंधित करने लगी थी। यह अनुग्रह अखरने लगा था, जवाबदेही का तनाव पैदा करने लगा था। क्या वह इस दलदली पारस्परिकता को देख पा सकती थी। उस शाम मैं टहल कर आई तो बरामदे में ही आंटी बैठी मिल गई। उनका प्रश्न था, कुछ लिखा? उनकी आंखें चमकने लगी थी। क्या किसी पूरी होती अपेक्षा की आंच से? कुछ भी तो नहीं लिखा। एक सरसरा सा उत्तर उन्हें थमाकर मैं निकल जाना चाहती थी। सारा दिन लिखने में उलझने की बात उनसे कहने की इच्छा नहीं थी। क्यों? कल तो तुम तड़के उठ गई थी, चाय भी जल्दी पी ली थी। आपको कैसे पता? मुझे सब पता रहता है। चेहरे पर एक विजित सी मुस्कान जिसने मुझे क्षुब्ध ही किया। मेरी गतिविधियों पर इस तरह उनकी जासूसी आंख मुझे अप्रिय लगी। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने माफी जैसी दी। आज रात को लिख लेना। मैं कुड़ गई, लपक कर सीढ़ियां चढ़ गई। किसी न किसी संदर्भ से मुझे ठेलने के लिए आंटी कोई ना कोई पुल तलाश ही लेती रहीं। सुबह के कामों से अभी निवृत्त भी नहीं हुई थी कि आंटी हाथ में ट्रे लिए अवतरित हुई। लो, यह कढ़ी चावल हैं। लाने की जल्दी थी कि कहीं तुम खाना बनाने बैठ ही न जाओ, पकाने का समय बच जाएगा। पर देखती हूं तुम तो अभी से रसोई में घुसी बैठी हो। बताया कि शाम को चारों मित्र आएंगे, यहीं खाएंगे। तो अप्रसन्न जैसी दिखी थी, फिर संयत होते राय दी थी। मित्रों का आना अच्छा तो लगता है, पर समय कितना निकल जाता है। जाड़ों में रात को अच्छा खासा काम निपट सकता है। उत्तर देने की इच्छा मेरे भीतर नहीं जन्मी। शाम को ज्योति, अनिल, असद और सौरभ आए थे। खाना पीना गप सड़ाका चला। जब तक वे गए 12:30 बज चुके थे। सोने की कितनी ही कोशिश की, निष्फल गई। किसी रसीले उपन्यास की शरण ली। पढ़ते पढ़ते आंख लग गई, बत्ती खुली छूट गई। सुबह सरसराते आते आलस्य से निपट ही रही थी कि आधी सीढ़ियां चढ़कर आवाज को बुलंद करते आंटी ने मेरा फोन आने की सूचना दी। नीचे आंटी खाने की टेबल पर बच्चों के कई फोटो फैलाए बैठी थी। मैं सहम गई थी। अतीत की गुफा में उनका इतना दबंग पांव। आंटी पराजयता से मुक्त लगी, संभली हुई। 2 फोटो उन्होंने निकालकर मुझे दूर से दिखाए। यह दोनों तुम्हारे कमरे के लिए, आज फ्रेम करवाऊंगी। क्यों? मुंह से निकलता निकलता बच गया था। सामने देखती रहोगी तो नैन नक्श खींचने में आसानी रहेगी। वैसे भी तुमने कमरा बड़ा सोना और बदरंग जैसा कर रखा है। सिर पीट लेने की इच्छा हुई। यह अज्ञानता है या अधीरता? ऐसी निरीह आक्रांता के समक्ष हथियार डाल देने के सिवा रास्ता क्या है? कितनी तो चीजें मेरे कमरे में सजी हैं। मैंने उन्हें याद दिलाया। शरद की कविता का चित्रांकन जो ऐन मेरी मेज के ऊपर लगा था। दाईं दीवार पर दांते का एक अलभ्य प्रिंट और टैगोर का बस्ट। इसका मतलब है तुम्हें नहीं चाहिए। वह बुझ गई। इसका कोई मतलब नहीं, आप जो चाहें करवा लीजिए। फोन पर भैया थे। मद्रास से सब लोगों के लौट आने की सूचना दी थी। व्यस्त ना हूं तो मिल जाऊं, उन्होंने कहा था। चाय नाश्ते के लिए फिर आंटी का आग्रह। मैंने रुकने से इनकार ही किया। काम की जल्दी होगी, उन्होंने इनकार का यह अर्थ लगाया। मैं भीतर से चिढ़ गई।
बैठ गई। अच्छा है अपनी आंखों से देख लें कि समय का मैं क्या उपयोग कर रही हूँ। चाय के साथ चिवड़ा और टोस्ट, पकौड़ों का प्रस्ताव। नहीं आंटी, मुझे सिर्फ एक कप चाय चाहिए। चाय का कप, फिर चुटकी से नमक की तरह बुरक दिया गया वही प्रसंग। कल सारी रात तुम्हारी बत्ती जलती रही थी। इतना काम नहीं करना चाहिए, सेहत खराब हो जाएगी। जानती हूं सेहत की चिंता खोखली है। असल बात सारी रात काम करने और फल का जायजा लेने की है। उनकी आंखों में एक उत्सुक चमक झिलमिलाया करती है, जैसे मैं उन्हें लपक कर कह ही दूंगी, उनकी फल कामना का उत्तर दे ही दूंगी। भीतर एक गुमसा क्षोभ, नसों में तपिश जैसी रेंगने लगती है। जानबूझकर ही चलने की तत्परता मैंने अपनी मुद्रा में पैदा की। उन्होंने एक और वाक्य उछाला था। यह भी एक संयोग है कि हम इतना पास पास रहते हैं, एक दूसरे को इतना देखते सुनते रहते हैं। आसान नहीं हो जाता लिखना। नहीं, कोई जरूरी नहीं। उनके चेहरे पर एक अचंभा जैसा लिख गया था, पर आगे और पूछकर उन्होंने किसी संदिग्ध जगह पर पैर रखना ठीक नहीं समझा होगा। शायद अचेत ही ऐसा रहा होगा। फिर अचेत ही उनकी गति दर्दीले क्षेत्रों की ओर चल निकली थी। मैं उस पगडंडी को सामने बैठे देख पाई थी। वही लहूलुहान स्मृतियां, अनुपस्थिति की दाह, भौचक्का भविष्य। मुंह पर पल्लू रखकर वह सुबकने लगी थी। देखते ही देखते उनका चेहरा पिघलने लगा था। छलछल दृष्टि, बाल रंगना छोड़ देने से सिर पर कच्चे नारंगी रंग की लटें उलझी हुई थी। इतने आवेगों के बीच कटी पिटी वह मुझे बेहद दयनीय लगी थी। मैंने संकल्प की रस्सी से फिर से अपने को कसा। लिखने बैठती हूँ, उठ जाती हूँ, टहलती हूँ, खाती हूँ, सो जाती हूँ, पन्ने फाड़ती हूँ, नया पन्ना लगाती हूँ। काले की जगह नीला, नीले की जगह हरा, हरे की जगह लाल पेन उठाती हूँ। कुछ नहीं फलता। कितने ही आरंभ, मध्य और अंत सिसकते हुए, डस्टबिन के हवाले होते हुए। मन में क्यों कोई टेर नहीं। जड़ता है परम पथरीली, कोई संवेदन नहीं। क्या इसीलिए पीड़ा भी नहीं। जहन में सूचना है एक क्षति की, चेहरा है एक मृत्यु का, सर्वग्रासी, विकराल। आगे जाकर एक लंबा रेगिस्तान आ जाता है, किसी दूसरे की नहीं, अपनी लाचारी का। इस छोरहीन शून्यता का कहीं मैं भी हिस्सा तो नहीं। निस्संबंध, निस्संवेदन, निपुति। मैं आंटी से नहीं, अपने से जूझ रही थी। आंटी तो मेरे कर्म पर लगाया एक प्रश्न चिन्ह थी, या फिर आरोप के गड़ासे की धार की इतनी बड़ी घटना और इतनी असंवेदनशील तुम कब से लिखती आ रही हो, इतना भी नहीं सदता। एक अजीब खड़खड़ाता सा रिश्ता उनसे बन चला था, जिसने बीच के लहराते पारावार को सोख लिया था। मैं जितना ही उनसे बचना चाहती थी, वह उतनी ही तरल होकर मेरे चारों ओर के हर सुराख में घुस आना चाहती थी। उनकी देखी अनदेखी चेष्टाएं जारी रहती, किसी न किसी बहाने से पीछा करते रहना, पल पल का हिसाब रखना। इस बार के उनके प्रश्न ने तो मुझे लगभग बदहवास ही कर दिया था। बोली, इधर तो तुम कई दिनों से लंबा लंबा बैठी रही हो। वैसे तो मैं समझ गई हूं, यह भी जानती हूं कि तुम मुझे अभी बताना नहीं चाहती। अब शायद तुम उपन्यास ही लिखना चाह रही हो बच्चों पर। ठीक भी है, हम लोगों जैसे ऐसे अभागे तुम्हें और कौन मिलेंगे। देखिए क्या बन पाता है। मेरे कथन का अनिश्चय उन्होंने नहीं देखा। उत्सुक सी बोली, थोड़ा बहुत सुनाओ तो सही, क्या लिख रही हो। आगे पीछे का हम लोगों के बारे में कभी कुछ पूछा भी नहीं तुमने। मन में आया था कह दूं, सच का उद्घाटन कर दूं, पर वह सच था क्या। ज्योति के घर से आऊंगी तो सुनाऊंगी। मैंने उन्हें अपने फैसले की एकाएक सूचना दे दी थी। वह उखड़ गईं। ज्योति के घर जा रही हो? वहां तुम्हारा काम क्या खाक होगा। तुम दोनों मिलती हो तो सारी सारी रात बातें करती रहती हो। करना होगा तो हो जाएगा, मैंने उन्हें तसल्ली दी थी। सूचना भी दी थी कि 2-1 दिन ज्योति के घर रहकर मैं भैया के घर जाऊंगी। थोड़े दिन रहूंगी। क्या आप अखबार वाले को मना कर देंगी कि 3 सप्ताह तक अखबार ना डाले। इतना लंबा?
फिर उन्होंने सकारात्मक सिर हिलाया और चलने को तत्पर हुई। कुछ कहने के लिए ही मैंने उनसे कहा था, अपना ध्यान रखिएगा। कहना गलत हो गया। उनके चेहरे पर दर्द खिंचाया था। जान रही थी जाना पलायन है, अपराध भाव की आत्मा साक्षात्कार की जकड़ीली कारागार। जो कैद आंटी की दी हुई थी उससे बचना आसान था। जगह भर बदल देने से बचा जा सकता था, पर अपने सामने वहां तो सभी गवाक्ष खुले थे, सब कुछ रोशनी से भरा हुआ स्पष्ट, फिर भी कोई आरंभ नहीं। मैं सिर झुकाए खड़ी थी, लाचार, एक मांग की बंदनी। 20 दिन तो जरूर बीते होंगे। भैया के घर आंटी का फोन आया था कि मैं जो कुछ भी कर रही हूं छोड़कर वापस चली आऊं, घर में कुछ जरूरी काम है। उनके स्वर की उपालंब विहीन आत्मीयता मुझे भिगो गई, भीतर से निरापद सा कर गई। काम था एक स्कूल खोलने की उनकी योजना का छोटा सा उद्घाटन। बच्चों की बरसी पर अंकल शिलान्यास जैसी कुछ छोटी सी रस्म कर देना चाहते थे, और अब तो मंत्री जी से तिथि भी मिल गई थी। जानती हो, दोनों चीजों में जोड़ बिठाने में दम ही निकल गया। सब कुछ कितना जल्दी जल्दी करना पड़ा। आंटी ने खुलासा किया था, किसी मालदार खां साहब की बहुत बड़ी बिकाऊ हवेली को अंकल ने खरीद लिया था और उसमें बच्चों का स्कूल खोल देने का निर्णय लिया था। मैंने देखा, फिलहाल तो बाग बगीचे, बाहर का मैदान, बड़े गोलाकार दालान और आउट हाउस, सब कुछ वैसे का वैसा ही खड़ा था। सिर्फ बीच के बड़े हॉल से जुड़े कमरों के बीच की दीवारें तोड़वा दी गई हैं और उसे खूब बड़े कक्ष में तब्दील कर दिया गया है। स्कूल के नक्शे के मुताबिक बाद में यही लाइब्रेरी हॉल रहेगा, देवेन ने बताया था। देवेन अंकल का 26 वर्षीय भांजा है। कैसे ऐसे इतने चुपचाप अंकल ने इतना कुछ व्यवस्थित कर लिया? ऐसा कोई संकल्प उनके मन में अरसे से रहा होगा। क्यों कभी आज तक अंकल पर ध्यान नहीं गया? वह भी तो इन त्रासदियों के इतने ही संतप्त हिस्सेदार हैं। शायद वह अपने को बचा लेने में पूरी तरह माहिर हैं। अचानक मिल जाएं तो चेहरे पर एक अधखिली सी मुस्कान जड़ लेते हैं, जिसके चलते सामने वाला वहीं का वहीं रुक जाता है, पीड़ित प्रदेशों में पैर नहीं रखता। कौन जाने यह मुस्कान निजी प्रदेशों में प्रवेश की निषेधाज्ञा है या नियति ने जो दिया उसकी खुली अवमानना। आंटी से मिली तो लगा भीतर से ओत-प्रोत हैं, पिछले प्रसंग को भूली हुई, संभली सी। तनाव शांत हुआ था, जैसे परीक्षाओं के एकाएक स्थगित हो जाने पर होता है। उनका सामना करने की झिझक विलीन होती लगी थी। दोनों को बीच में कोई दूसरी वस्तु धरी मिल गई हो जैसे। मुझे देखते ही अंकल उत्फुल्ल हुए, कपड़े बदलने की क्रिया को स्थगित करके मेरे निकट की कुर्सी का हत्था पकड़कर खड़े हो गए थे। ठीक लगा? उन्होंने बिना किसी भूमिका के पूछा। बहुत बहुत ठीक, बहुत अच्छा। मैं अपने कथन को वजनदार बनाने की इच्छा में केवल शब्दों की आवृत्ति करती रह गई थी। अंकल ने मेरा कहना नहीं सुना। वह एकाएक किसी दूसरे अंतरिक्ष में चले गए थे। फिर सोचते से बोले, इससे अच्छा कुछ और मेरी समझ में नहीं आया। मैं ही क्यों अपनी मुट्ठी में इतना कुछ भरकर जीने के लालच में पड़ा रहूं? मुक्त क्यों ना हो लूं? क्यों ना ले लेने दूं सबको सब कुछ? अपने कथन के समर्थन में अचेत ही उन्होंने अपनी हथेलियां खोल दी थी। कुछ कहने की जरूरत है, मुझे ऐसा नहीं लगा। वैसे भी अब वह कुर्सी का हत्था छोड़कर पीठ के पीछे दोनों हाथ बांधे टहलने लग गए थे। और एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं, विशेष, इस सारे संकल्प में तुम भी कहीं हो। तुम्हें न देखता होता तो ऐसा कुछ सोच ही न पाता। मैं आसमान से गिरी थी। हाँ, तुम मेरे इस घर में रहोगी, देखती समझती रहोगी। इतनी विद्वान तुम, शायद मुझे विदुषी कहना चाहिए था, नहीं? एक अकृत्रिम सा हास्य उनके चेहरे को छू गया, जो इन सब दिनों में चिपकी रहती मुस्कान के नकलीपन से बरी था। कहना तो चाहती थी, मैं अंततः कहाँ रहूंगी वह मुझे भी क्या पता है, पर ऐसा कहना, उनके सपनों को घायल करना मैंने नहीं चाहा। खाना खाया? अब उन्होंने अपनी टाई की नॉट ढीली करनी शुरू की।
नहीं, थोड़ी देर बाद खाऊंगी। मैंने पर्स से अपनी चाबी निकालने की चेष्टा की। तब तक आंटी ने लपक कर 3 थालियां मेज पर रख दी। अंकल के साथ बैठकर खाने की आज तक कभी कोई स्थिति नहीं रही। एक अटपटा अकल्पित जैसा अवसर। विरोध करना चाहती थी, पर लगा कुनमुनाना तक गलत हो जाएगा। खाते खाते अनायास ही मैं कल के उत्सव के बारे में बात करने लगी। उत्सव कैसा? अंकल की आवाज में तेजी थी। मैं संकुचित हुई। कल का सारा इंतजाम तुम देख लेना, देवेन भी साथ रहेगा, उन्होंने एक सपाट स्वर में कहा। उनका चेहरा छूछा और निर्भाव था। अगले दिन बनने वाले स्कूल के अहाते में हलचल, ईंट गारों के ढूंहों के आगे तान दिया गया एक पर्दे जैसा शामियाना। उद्घाटन की औपचारिकता उसी लंबे कक्ष में होने को है। अभी अभी लंबे कक्ष में तैयारी के सभी सोपानों का निरीक्षण करती आई हूं। भीतर से कहीं हिल गई हूं। कक्ष की दहलीज पर पैर रखते ही सामने दीवार पर दिखा था एक दृश्य। 2 बहुत बड़े तैल चित्र, एक अंकल के पिता का है, एक पुत्र का। 2 मृतकों के बीच में 2 फुट का अंतराल छोड़कर दोनों चित्रों को एक समांतर ऊंचाई पर टांग दिया गया है। चित्र इतने सजीव कि बोल पड़ेंगे। जिंदगी के मर्म को संजोए बैठी पुतलियां गोलकों से उठकर आएंगी और देखने वाले का कलेजा छेद देंगी। उनमें संचित है एक तीखी प्रहारक मुखरता। ऐसी अपूर्व कलाकृतियों को देखकर खुश होना चाहिए था। विमूढ़ हो गई, डर गई। ऐसी जीवनहीन सजीवता, झूठ का सच से भी ज्यादा विश्वसनीय उद्घाटन। एक अबूझ सी कातरता मेरे भीतर लड़खड़ाने लगती है। क्या अंकल ने इन्हें देखा है? मैं देवेन से पूछती हूँ। नहीं, अभी नहीं। अभी अभी तो अनपैक करके टंगवाए हैं, है ना लाजवाब? देवेन एक विजित भाव से उत्तर देता है। जानती हो, आर्टिस्ट तो इन्हें छोड़ना ही नहीं चाहता था। आखिर तक उसे कोई ना कोई दोष नजर आता रहता है। और इधर अब उद्घाटन की तिथि बड़ी मुश्किल से मंत्री जी से तारीख तय हो पाई है। पर मंत्री क्यों? मंत्री क्यों नहीं? ऐसी ही रस्म है, इसी में शोभा है। देवेन समाधान दे देता है। मेरा मुंह कड़वा हो जाता है। आएंगे मंत्री, बोलेंगे मंत्री। किसके बारे में? उनके बारे में जिन्हें देखा तक नहीं। उनके पास तो भाव और अभाव नाम की 2 स्थूल श्रेणियां हैं। जिसकी जरूरत हो उसे उठाकर सिर पर रख लो, झुनझुने सा बजा दो। लगा देवेन उत्सवता में है, स्थिर है। वह मुझे और अधिक सूचनाओं से संपर्क करता है। भाभी और बच्चों के चित्र भी बनवाने दिए हैं, अभी तैयार नहीं। और यह देखो पटिया, यह पटिया अंकल ने कब से अपने दफ्तर में बनवाकर रख छोड़ी थी। इसे भी आज इसी हॉल में टंगवाने की सोच रहे हैं। मैं धातु की लंबी पटिया पर खुदा गीता का यह श्लोक पढ़ती हूँ। न जायते म्रियते वा कदा चिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्न माने शरीरे। अच्छा आइडिया है ना? देवेन मुझसे पूछता है। मेरे सामने शब्द तैरते हैं। न हन्यते हन्न माने शरीरे, यानी शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। किसका? पर शरीर ही तो था जो अपना था, आत्मीय था, संबंधी था। ब्रह्मांड में उसकी तात्विक स्थिति क्या है, यह बात किसी संतप्त को कितनी सांत्वना दे सकती है। नहीं जानती क्या सच है। क्या कुछ भी सच है? असल में क्या सच है? तभी आंटी लपकती सी अंदर आई हैं। आते ही एकाएक थम गई हैं। चित्रों को देखते ही औचक विस्मय में ठिठक जाने का उनका पहला आवेग। खुले का खुला रह जाता मुख, फिर लौटना, सिमटना, बोल पड़ना। क्या कमाल है! बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है। फिर एक तृप्ति और प्रशंसा की दीप्ति उनका मुख बुहार गई, उन्हें विमुक्त कर गई। अगले ही क्षण वह किसी अनिवार्यता के हाथों में थी। मुझसे बोली, सुनो, यह कपड़ा पकड़ो। इसमें से 3 फुट पर्दा तुम्हें सीना है, शिलान्यास की तख्ती का। नाप लेना, थोड़े ही टांके हैं। यह काम तुम्हें ही करना है। पहला तो तुमने किया नहीं, जरूरी नहीं समझा। तुम्हारी मर्जी है।
उनका एक गर्म सा उच्छ्वास मुझे छूता निकल गया। कहना चाहती हूं कि यह नहीं कि मैंने किया नहीं, पर यह कि मुझसे हुआ नहीं, पर नहीं कहती। बसंती रेशम का टुकड़ा उनके हाथ से ले लेती हूँ और सीने बैठ जाती हूँ। जानती हूँ इस काम में पहले जैसी लाचारी नहीं होगी। सुई जहां छेदेगी वहीं सिएगी। भोंकने और सिलने में एक क्रमगत निश्चयात्मक रिश्ता है, बाकी सब कुछ क्रमहीन अनिश्चित है। मृत्यु, घटना, दुर्घटना, रचना। आंटी की प्रतिक्रिया मुझे राहत से भर गई है। घाव अंकुरा चले हैं, मुझे लगा। आंटी को चित्र चित्र जैसे लगे हैं, जिंदगी की दौड़ से छिटक कर दीवारों की स्थिरता के हवाले हो जाने वाले। क्या वह काली सुरंग में से गुजर चुकी हैं, घुल धुल चुकी हैं? और अंकल? अंकल शायद एक बंद किताब हैं, जिसके पन्ने कभी दूसरों के सामने नहीं खुलते। एक शौर्य भाव उनके चेहरे पर सतत चिपका हुआ, एक कवच जैसा मढ़ा हुआ। उनका कौन सा हिस्सा वैध है, कोई नहीं जानता। क्या सब कुछ स्वीकार है उन्हें? नियम और क्रम को रौंदती हुई मृत्यु भी? देवेन से पूछती हूं तो देवेन होंठ तरेड़ता है। मामा तो सदा के ऐसे हैं, बहुत घमंडी, बड़े खुददार, हार नहीं मान सकते। किस्मत भी छेड़ कर देखे तो धता बता देंगे। उनकी बहुत ऊंची नाक है। कोई ताज्जुब नहीं कि उन्हें इस बात में भी शर्म महसूस होती हो कि नियति ने उन्हें इस तरह उघाड़ दिया है। ऐसा घाव देकर पिछले जन्म का कुकर्मी होने का ठप्पा मार दिया है। सिमटे रहते हैं। देवेन के शब्दों में एक घिनौनी सी गंध है जो मुझे अप्रिय लगती है। मैं उसकी बात को काटती हूं। यह तो अच्छा ही है। अच्छा क्या है? इंसान है तो कभी तो टूटता है। टूटना दिखाना होता है क्या? वह सोच में पड़ जाता है। मैं एक आखिरी जैसी निगाह चारों ओर डालती हूँ। सफाई, टेबल, मेजपोश, फूलदान, पानी के गिलास, अक्षत, चंदन, फूल, घी, रुई, माचिस, अगरबत्तियां। कुछ रह तो नहीं गया? मैं देवेन से पूछती हूँ। दीवट रह गया है, वह मामा लाएंगे। और यह रहे हार। देवेन ने 2 बहुत बड़े उन्नाबी गुलाबों के हार मेज पर रखे। मैंने मामा से कह दिया है कि हार तो मंत्री जी के आने से पहले ही पहना देना चाहिए। उस समय कहाँ सीढ़ी रखी जाएगी? और तोंदल मंत्री जी ऊंचाई से गिर गए तो क्या सीन होगा? देवेन उस कल्पना से हंसने लगता है। वैसे भी ऐसा ही करना अच्छा है। मंत्री को क्या लेना देना? उनके लिए तो सब कुछ रस्मी है। भाग सराहें, 4 दिन के राजकाज में शिलालेख पर नाम खुद गया। शाम 5:30 बजे उद्घाटन का समय। 4 बज चुके हैं। हवेली के बाहर पड़े कूड़े के ढेर हटवाए जा रहे हैं। नालियों के पास चूना बुरका जा रहा है। सीढ़ियों पर गमलों की कतारें सजवा रहे हैं अंकल। निपटे होंगे तो ही ऊपर आए होंगे। मैंने उन्हें अचानक ही कक्ष के द्वार पर उगते देखा, औसन्न, आवाक। पैर दहलीज के आधे बाहर आधे अंदर। हाथ में थमा लंबा चमचमाता दीवट मैंने उन्हें जमीन पर रखते देखा। उनकी आंखें चित्रों पर गड़ी हुई थीं, बाहें झूल गई थीं। पता नहीं कब तक यूं ही खड़े रहते, भूले रहते। पीछे से दौड़ते आते किसी बच्चे की टक्कर ने उनकी मुद्रा भंग की। मुक्ति दी या छीन ली, कौन जाने। बच्चों के लिए तो सब कुछ खिलवाड़ है। अपने को ठेलते उन्होंने दीवट उठाया और चित्रों को देखते देखते मंत्र विद्य से चलते चले आए। चाल ऐसी जैसी गंगा तट की मीलों लंबी थुलथुल रेती पर सदियों से अकेले चल रहे हों। आए तो मेज पर दोनों हाथ टिकाकर नीचे की ओर सिर डाले खड़े रहे। कक्ष की हवा में टंगी एक चुप्पी। मामा, देवेन ने धीरे से आवाज लगाई। मैंने पीछे से देवेन की कमीज पकड़कर उसकी उपस्थिति वहां से वापस खींच ली। मुझे लगा यह हस्तक्षेप अवांछनीय है। उस अचानक चुप पड़ गए अंतराल में कुछ बह रहा है, कहीं न कहीं किन्हीं आत्माओं के बीच। पानी का टब लाए व्यक्ति ने आवाज से उनकी मुद्रा भंग की। देवेन, हार नहीं लाए? वह हड़बड़ाए। आ चुके हैं मामा। देवेन का उत्तर उन्होंने नहीं सुना, बस मुझसे पूछा,
क्या तुम भी ऐसा सोचती हो? हार मुझे ही पहना देना चाहिए, वह भी मंत्री जी के आने से पहले। यूं देखा जाए तो मंत्री जी को क्या, एक सूखी झील उनकी आंखों में सिमटकर बैठ गई थी। उनकी आवाज की टूटन से देवेंद्र सहम गया। धीरे से बोला, मंत्री दीप प्रज्वलित कर देंगे, बस हो गया, बस हो गया। अंकल के होठों में दोहराए जाते अस्फुट स्वर, फिर फूलों की पंखुड़ियों को चुटकी में दबाना और छोड़ देना, दबाना छोड़ देना। अंकल किस निर्वाक भाषा से पकड़ में आ रहे थे। देवेंद्र ने आगे बढ़कर चित्रों के नीचे एल्युमिनियम की चौकी वाली सीढ़ी खोल दी। उन्होंने नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। वह देख ही नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे कैसे पता। एक सघन जैसी स्थिरता। अचानक ही आंटी उधर आन निकली। इस हड़बड़ाए प्रवेश से वह एकाएक संभल गए। दूर जाती पगडंडियों पर से लौट आए। खखारते आंटी से बोले, तुम बाहर का काम पूरा करवाओ, मैं अभी आता हूं। आंटी ने नहीं माना, उन्हीं की बगल में आकर खड़ी हो गई। क्यों, मैं तुम सबके बीच क्या खड़ी नहीं हो सकती? उन्होंने एक घायल निगाह पत्नी पर फेंकी, फिर कड़वाहट से बोले, कौन यहां लड्डू बट रहे हैं? वह हमेशा की तरह झट आहत हुई, फिसफिसाने को हो आई। लड्डू क्या बटेंगे अब, इस जन्म में तो कभी नहीं। मैं उन्हें कंधों से घेर कर बाहर ले गई, काम में उलझाने की व्यस्तता में पड़ गई। शिलान्यास की पटिया के दोनों ओर कीलें लग चुकी थी। पर्दा थमाया, लगाने में उलझाया। लौटी तो सामने था एक थमा हुआ चित्र। आंटी की इस छोटी सी अनुपस्थिति में अंकल सीढ़ी पर चढ़कर दोनों चित्रों पर मालाएं चढ़ा चुके थे और खुद अब उनका माथा उन दो चित्रों के बीच के कोरे अंतराल पर टिका हुआ था। एक बांह पिता के, दूसरी पुत्र के चित्र पर फैली हुई। पीछे से दिखाई देती उनकी पीठ हिल रही थी, बेतहाशा बेहिसाब। दृश्य थमा हुआ था। क्रॉस। स्मृति ने चट इतिहास के झोले में हाथ डाल दिया, स्तब्ध कर दिया। कैसे आगे और पीछे की दोनों पीढ़ियों ने उन्हें सलीब पर टांग दिया है, निर्वासित कर दिया है। दोनों बाहें काटकर जिंदगी के दर्दों के बीच उन्हें अकेला करके फेंक दिया है। और तो और पनपने को प्रतिबद्ध तीसरी पीढ़ी भी इस साजिश में शामिल है। एक बंजर भविष्य की सौगात देकर गई है। यह तो अंकल का जीवट है कि नियति के आदेशों को वह अपनी सज्जित मुस्कानों से परे ठेल रहे हैं। स्कूल का निर्माण करवा रहे हैं। कितने ही बच्चों के भविष्य को सम्मान से जीने की जमीन दे रहे हैं। खोकर भी दे रहे हैं अंकल। दुख की आत्यंतिकता उनके पुरुषार्थ की भट्टी में पिघलकर सार्वजनिक हो जाना चाहती है। बाहर उठता सा शोर, बढ़ती आती पदचापें, आवाजें, एक घबराहट मेरे भीतर सघन होने लगती है। जरा ही देर में परिदृश्य बदल जाएगा। लोग जमा हो जाएंगे, अंकल के परिचित मित्र, संबंधी, सहकर्मी। अब डैश पर लगी इन कुर्सियों में से बीच की किसी कुर्सी पर अंकल को स्थापित हो जाना होगा। फिर बयानबाजी शुरू होगी। बीती बातों को दोहराया जाएगा, खुरंड खुरचे जाएंगे। फिर स्थिति और नियति की मार से बिलबिलाते किसी एक अभागे की तरह उन्हें आभूषित किया जाएगा। अपनी गठरियों में जितनी दया और करुणा भरकर लाए हैं लोग, उन्हें उन पर ठुरका दिया जाएगा। कैसे सह पाएंगे अंकल? कितना लज्जित होंगे। उन्होंने अपना आवरण अपनी पत्नी तक के सामने नहीं खोला। उन जैसे व्यक्ति का इस तरह सरेआम अभिषेक, एक निजी दुख का इतना भीभत्स समाहार। मैं उद्विग्न हूं, यहां से भाग जाना चाहती हूं। उस परिदृश्य में हिस्सा लेना नहीं चाहती। मैं अपने भीतर आरक्षित रखना चाहती हूं अंकल की आंतरिकता। मेरे भीतर झरझर झर कुछ झर रहा है, मुखर होना चाहता है, कहना चाहता है इस सारे आडंबर के विरुद्ध उस अकेले सिपाही की गाथा जो नियति की विराट विमुखता के सम्मुख खड़ा है, अकेला, साबुत, जिंदगी को अपना सब कुछ दे देने को उत्सुक, इतना प्रस्तुत। मामा, मामा नीचे आइए, लोग आने लगे हैं। नीचे तो आइए ना मामा।
देवेन रुआंसा हुआ जा रहा है। क्या देवेन की ऐसी आवाज से इतना तीव्रतर हो गया अंकल का रोना, सिसकना, हिचकियां लेना? अब एकाएक एक तेज गूंजती हुई हूक उन्होंने कंधे सिकोड़कर अपने शरीर में दबोची, फिर सामने मुंह घुमाए बिना ही नीचे की सीढ़ी पर दायां पैर रखा, फिर अगली नीची पर बायां, फिर दायां। देवेन जानता है, मैं जानती हूं कि अंकल नहीं चाहते आंसुओं से तरबतर उनका ऐसा चेहरा कोई देखे। देखना ही हो तो सामने से देखे, जहां स्कूल है, समारोह है, निर्माण है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।